बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो स्टूडेंट्स जो थीसिस लिख रहे हैं या टेक्निकल रिपोर्ट लिख रहे हैं, उनको अगर वो रिसर्च उन्होंने की है तो डेफिनेटली उनको तीसरा चैप्टर मटेरियल्स एंड मेथड का लिखना होता है। और ये बहुत अहम चैप्टर है। ये बार बार हर बंदा इसको पढ़ता है। जिसने भी आपकी रिसर्च को फॉलो करना है वो इसको पढ़ेगा, आपका सुपरवाइजर इसको पढ़ेगा। तो डेफिनेटली इसको बड़े ध्यान से लिखना चाहिए और बड़ा इंटरेस्टिंग बना कर लिखना चाहिए। इसी के ऊपर आज डिटेल में बात करेंगे। अच्छा बच्चों, मटेरियल्स एंड मेथड आमतौर पे तो इस तरह लिखा जाता है और इसके दो हिस्से होते हैं, आपको पता है। और इसके आगे फर्दर फिर हेडिंग्स हम डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी रिसर्च में मटेरियल्स होता ही नहीं है। जैसे कोई सर्वे एनालिसिस कर रहा है, उसका कोई मटेरियल नहीं है, तो उस केस में फिर सिर्फ मेथड लिखा जाता है। तो फिर चैप्टर का नाम भी बदल जाता है, उसका नाम मेथडोलॉजी बन जाता है। अच्छा, मटेरियल मेथड लिखने के लिए सबसे पहले तो ये कि जिस तरीके से आपको चीज़ें चाहिए हैं, मतलब अगर आपको लैब ट्रायल कर रहे हैं, सबसे पहले आप बीज लाए हैं, फिर आपने केमिकल का बंदोबस्त किया, उसके बाद आपने ग्लास वेयर लिया और उसके बाद फिर आपने अपना ट्रायल शुरू किया। तो उसी तरतीब से आप इनको डिस्क्राइब करेंगे मटेरियल में। इसी तरह अगर फील्ड में कोई एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं या फील्ड और लैब का मिला के एक्सपेरिमेंट है, उसमें बीज पहले लिए, फिर पॉट्स का बंदोबस्त किया, फिर इनपुट्स लेकर आए, ग्रोइंग मीडिया वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह, उसके बाद फिर आपने उसको हार्वेस्ट किया, उसको स्टोर किया, फिर ग्लासवेयर वगैरह से अगर कोई उसके एनालिसिस वगैरह, टाइट्रेशन वगैरह की है वगैरह वगैरह। तो वो जिस तरीके से आपने ये काम किया है उसी तरीके से आपने वो मटेरियल्स को अरेंज करना है। इसी तरह मेथड में अगर कोई चीज़ पहले आपने चीज़ बनाई है, जैसे मीडिया पहले बनाया, फिर उसके बाद पॉट फिलिंग की, गमलों में भरा, फिर उसके बाद उसमें बीज लगाए, फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई जब पत्ते पौधे निकल आए तो उसके ऊपर फिर पत्तों के ऊपर कोई स्प्रे किया। तो इसी तरतीब से मेथड में भी आप चीज़ों को लिखेंगे। अच्छा जी, मटेरियल लिखने के लिए सबसे पहले बच्चों आप कॉपी के ऊपर डिटेल में अपनी रफ कॉपी के ऊपर लिख सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस रिसर्च में मैंने इस्तेमाल की हैं। उन चीज़ों को आप ग्रुप्स में कन्वर्ट करें। जैसे सीडलिंग ऑफ टोमेटो को प्लांट मटेरियल में डाल सकते हैं, ये सारी नीचे इनपुट्स दी हुई हैं। इनपुट्स को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं इनटू ग्लासवेयर, उसको ग्लासवेयर में डाल लें, उसको केमिकल्स में डाल दें, उसको मिसलिनियस आइटम में डाल दें। इस तरह आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। हर चीज़ बतानी ज़रूरी नहीं होती इसमें, पेंसिल, रबड़, शार्पनर या फोर्सेप्स इस तरह की चीज़ें बतानी ज़रूरी नहीं है। जनरल आइटम्स जो हैं वो सबको ही पता है कि आपने जनरल आइटम्स इस्तेमाल किए हैं। स्पेसिफिक आइटम्स बतानी ज़रूरी हैं। जैसे अगर पेट्री प्लेट इस्तेमाल किया तो ग्लास पेट्री प्लेट है कि प्लास्टिक की है, उसका डायमीटर क्या था, क्योंकि उसमें फिर वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी उसी लिहाज से होगी। बीकर किस वॉल्यूम का आपने इस्तेमाल किया, कोनिकल फ्लास्क किस वॉल्यूम की इस्तेमाल की, फिल्टर पेपर का वाटमैन नंबर क्या था, केमिकल जो है उसका फार्मूला क्या है या वो किस ग्रेड का है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें बतानी ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैं इनको लिखना कैसे है, एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ प्लांट मटेरियल की बात आपको बता रहा हूँ। अक्सर बच्चे ये इस तरह गलत लिखते हैं। वो लिखते हैं आई परचेज्ड सीड्स ऑफ फ्रॉम रेयान सीड स्टोर। पहली बात तो यह कि बेटा आई हुई या इस तरह के सीगे इस्तेमाल कभी भी नहीं करते राइटिंग में। हमेशा जनरल पर्सपेक्टिव से बात लिखी जाती है। इसकी बजाय आप लिखें कि सीड्स ऑफ अनियन वर एक्वायर्ड फ्रॉम, जहाँ से भी आपने लिए। सीड्स की बजाय आप सीडलिंग्स भी कर सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपने क्या चीज़ हासिल की है। इसी तरह अगर आपकी एक क्रॉप की बजाय आपकी दो क्रॉप्स हैं तो आप उन दोनों का नाम लिख सकते हैं, ऑनियन एंड गार्लिक कौन कौन सी है। यहाँ पे देखें वैरायटी मैंने मेंशन की है कौन सी है, और वैरायटी बतानी ज़रूरी है। इसी तरह एक्वायर्ड का वर्ड इस्तेमाल किया, बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है हासिल करना। लेकिन अगर आपने परचेज किया है तो फिर परचेज का वर्ड लिखें। ऑब्टेन भी लिख सकते हैं हासिल करने को, लेकिन परचेज अगर आपने पैसों से खरीदा है, एक्वायर अगर आपने वैसे कहीं से लिया है। अच्छा, NARC इस्लामाबाद एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का नाम लिखा है, वेल नोन इंस्टीट्यूट है, सबको पता है। लेकिन अगर आपने लोकल मार्केट से ख़रीदा है तो फिर दुकान का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ लोकल मार्केट लिखेंगे। तो मैंने ये कोशिश की है आपको थोड़ी बताने की किस तरीके से आपने मटेरियल लिखना है। आगे मैं डिटेल में भी इसको दिखाता हूँ, एक लिखा हुआ सैंपल आपके सामने शेयर करता हूँ। अच्छा, मटेरियल लिखा हुआ एक बच्चे ने ये MSc की थी मेरे पास, ये इसका सैंपल पड़ा है, ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें देखें सबसे पहले उसने सीड सोर्स की हेडिंग डाली, उसमें लिखा टोमेटो सीड वैरायटी फ्ला वर ऑब्टेन फ्रॉम लोकल सीड मार्केट ऑफ लाहौर। लाहौर से लिया। यहाँ पे ऑब्टेन का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर था अगर परचेज लिखता, उसने ख़रीदा था। केमिकल सोर्स की हेडिंग डाली, उसमें केमिकल बताए हैं, फार्मूले मेंशन किए हैं और बताया कि ये केमिकल कहाँ से लिए, अकॉर्डिंग टू डिमांड लिए। पैग पॉलीथिलीन ग्लाइकोल उसने इस्तेमाल की, नंबर लिखना भूल गया यहाँ पे, उसको चाहिए था इसका भी फार्मूला देता। 6000 था, 8000 था, कौन सा था ये।
तो उसके बाद कहाँ से लिया ये बताया। ग्लासवेयर में देखें, बैटरी प्लेट 9 सेंटीमीटर डायमीटर की इस्तेमाल कर रहा है, कितनी इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ से ली है, ये बात दिखाई है। फिर आगे ग्लास कोनिकल फ्लास्क 50 ml की इस्तेमाल कर रहा है, कितनी इस्तेमाल कर रहा है और कहाँ से हासिल की है, ये चीज़ें बता रहा है। तो ये चीज़ें आपने भी इसी तरीके से लिखनी है। मिसलिनियस में फिल्टर पेपर इस्तेमाल हुआ, उसका नंबर दे दिया, फोरसेप्स इस्तेमाल की, इथानॉल इस्तेमाल की, डिस्टिल वाटर इस्तेमाल किया, सीजर इस्तेमाल की, और साथ में पर्पस भी बता रहा है कि किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल की है, और ये तमाम आइटम्स कहाँ से हासिल किए हैं ये भी उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से इसको अपने अकॉर्डिंग टू योर ट्रीटमेंट, अकॉर्डिंग टू योर कह लें कि रिसर्च, जो भी आपका मटेरियल है उसको आप लिखें। अब यहाँ पर एक चीज़ और, वो ये कि दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आपने एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स लगाए हों, ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर दो अप्रोचेज हो सकती हैं। अगर तो आपका मटेरियल तमाम एक्सपेरिमेंट का एक जैसा है, तमाम तमाम एक्सपेरिमेंट में वही सेम मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर आप मटेरियल की हेडिंग ऊपर एक डालेंगे, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दें, फिर नीचे मेथड्स में आप एक्सपेरिमेंट 1 का मेथड अलग, एक्सपेरिमेंट 2 का अलग, एक्सपेरिमेंट 3 का अलग मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आपका हर एक्सपेरिमेंट का मटेरियल भी अलग है और मेथड भी अलग है, तो फिर आप मटेरियल एंड मेथड एक्सपेरिमेंट की हेडिंग के नीचे लिखेंगे। आप पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे एक्सपेरिमेंट 1, उसमें फिर मटेरियल्स की हेडिंग आएगी, फिर मेथड की, फिर एक्सपेरिमेंट 2 मटेरियल्स की हेडिंग आएगी, मेथड्स की। इस तरीके से आप इस अप्रोच को चलाएंगे। अब हम बात करते हैं मेथड्स की, कि आपने मेथड कैसे लिखना है। तो मेथड में सबसे पहले कुछ इंतहाई अहम बातें जो आपको पता होनी चाहिए मेथड लिखने के लिए, वो क्या है। राइट इन अ फ्लो, एक फ्लो के अंदर लिखें, एक रिदम में लिखें। चीज़ें जिस तरतीब तरतीब से हुई हैं उसी तरतीब से उनको लिखें। बिफोर ऑपरेशन जो आपने चीज़ें की, जैसे सोल्यूशन बनाया या कोई मीडिया प्रिपेयर किया, वो बताएं। फिर उसके बाद ऑपरेशन से रिलेटेड डिटेल्स आई हैं, टाइट्रेशन की या सोइंग की या हार्वेस्टिंग की या कोई प्राइमिंग की, वो मेंशन करें। आफ्टर ऑपरेशन क्या काम किया, कोई डाटा रिकॉर्ड किया है, कोई डिज़ाइन एनालिसिस वगैरह, वो चीज़ें बताई हैं। तो वो इसी तरतीब से आपने हेडिंग्स बनानी है मेथड्स की, जिस तरतीब से आपने काम किया। नंबर 2, कीप इट लेस बोरिंग, इसको बोर होने से बचाएं लोगों को, इसको इकोनॉमी ऑफ वर्ड पे बड़ा फोकस करें। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, ये मैंने 3 लाइनों का एक फिक्रा लिखा है, इसको आप पास करके पढ़ सकते हैं। तो इस तीन तीन लाइनों को अगर मैं समराइज करना चाहूँ, तो इसमें सीडलिंग ऑफ टोमेटो या ट्रांसफर टू द फील्ड, और ये नीचे वाली सारी लाइनें, इनको मैं बड़े आसानी से इस तरह तरतीब दे सकता हूँ। सीडलिंग्स ऑफ टोमेटो को लिखा टोमेटो सीडलिंग्स, ट्रांसफर टू द फील्ड को लिखा ट्रांसप्लांटेड टू द फील्ड, क्योंकि ये एक ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, समझ लगती है। कब किया, 25 फरवरी को, ग्रीन हाउस वाली बात निकाल दी, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्लान टू प्लान डिस्टेंस मेंशन किया इस तरीके से, रोड टू रोड डिस्टेंस मेंशन किया इस तरीके से। और ये वही बातें जो 3 लाइनों में आ रही थी, वो यहाँ पर तकरीबन एक लाइन और दूसरी भी थोड़ी सी हिस्सा उसका आ गया। तो ये पढ़नी भी आसान है, इसको समझना भी आसान है बनिस्बत इसके के ऊपर वाली लाइनें पढ़ें। उसके बाद है जनरल डिस्क्रिप्शन रेदर देन पर्सनल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आई टुक सोडियम क्लोराइड एंड वेड इट ऑन वेइंग बैलेंस अप टू 2 ग्राम, बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। कभी भी आई वुई का सीगा इस्तेमाल नहीं करते, यूँ लिखें जैसे मैंने लिखवाया, 2 ग्राम्स ऑफ NaCl वाज वेड और इलेक्ट्रिक बैलेंस, और उसमें वो मॉडल और उसका मेक बताएं कौन सा है। इसी तरह एक और एग्जांपल है जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, बाद दफ़ा वो इतनी डिटेल में चले जाते हैं चीज़ों की कि इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे यहाँ पर उसने कहा जी 2 ग्राम मैंने लिया, उसको 100 ml डिस्टिल वाटर में हल किया ताकि 2% सोल्यूशन बन जाए। तो भाई ये सबको ही पता है कि 2% सोल्यूशन कैसे बनता है। आप सिंपली अगर ऐसे भी लिख दें तो ये बात वही क्लियर हो जाती है। तीसरी बात है वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोसीजर, प्रोसेस एंड प्रोटोकॉल। इसमें जिस तरतीब से, जैसे मैंने पहले बात की थी, काम किया उसी तरतीब से आप मेंशन करें। अगर सोल्यूशन ए सबसे पहले बनाया था और फिर उसके बाद सोल्यूशन बी बनाया था और फिर इन दोनों को मिलाकर सोल्यूशन सी बना था, तो इसी तरतीब से देखें हेडिंग नंबर कैसे चल रहा है। हेडिंग नंबर बता रहा है, फिर सोल्यूशन डी बनाया, फिर सी और डी को मिलाया, फिर टाइट्रेशन करवाई, एंड वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप काम चलाएंगे। आगे है इन केस ऑफ इक्विपमेंट गिव मॉडल मेक इफ पॉसिबल। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई टूल इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि बड़ा स्पेसिफिक है, तो फिर उसके लिए उसका मॉडल या उसका नंबर देना ज़रूरी है। अब सवाल यह है कि उसका मॉडल नंबर कैसे मिलेगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये कि जो आपने बैलेंस या कोई आपने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया है उसको देखें,
उसके ऊपर कोई ना कोई स्टिकर लाजमी लगा होगा उसके मॉडल का और उसके मेक का। ये मॉडल में क्या चीज़ें होती हैं? मॉडल का मतलब है कि उसका एक ख़ास नंबर होगा। हर कंपनी ने अपने डिफरेंट मॉडल निकाले होते हैं और नंबर में होते हैं। और मेक का मतलब है कि उस किस कंपनी का है। जैसे अभी ये बैलेंस जो पड़ा है इसके ऊपर KERN आपको लिखा नज़र आ रहा है। ये कर्ण जो है ये कंपनी है जिसने इसको बनाया है। इसके बाद इसका मॉडल जो होगा वो कोई SP520 या कुछ ना कुछ इस तरह का नाम होगा, वो आप उसका मॉडल में लिखेंगे। अगर आपको डिवाइस से नहीं पता चलता तो लॉग बुक आमतौर पे हर लैब में पड़ी होती है, उससे देखें। अगर वो भी नहीं है तो फिर लैब अटेंडेंट से बात करें। लैब अटेंडेंट आपको डेफिनेटली उसका प्रॉपर मॉडल या मेक बताएगा, या फिर अपने सुपरवाइजर से भी बात कर सकते हैं। आखिरी बात है कि ऑलवेज इलेबोरेट ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल। मैंने अक्सर ये देखा है कि बच्चे ना जब लिख रहे होते हैं मटेरियल्स को, तो ट्रीटमेंट्स को इतने बोरिंग तरीके से बयान करते हैं कि वो ट्रीटमेंट्स बहुत बुरी लगने लग जाती है। ट्रीटमेंट्स को हमेशा आप टेबल में डाला करें, और ट्रीटमेंट्स को ये बताने की जरूरत नहीं है कि माय फर्स्ट ट्रीटमेंट इज 1% NaCl, माय सेकंड ट्रीटमेंट इज 2% NaCl, माय थर्ड ट्रीटमेंट इज 1% KCl। मैंने देखा है बच्चे ऐसे भी करते हैं जो कि बहुत गलत है। आप इनको टेबल में बंद करें, टेबल को एक नंबर लगाएं 3.1, और बस उसका ऊपर हवाला दे दें कि फोलियर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन वाज कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, और हवाला दे दिया, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ों को ख़त्म करें। ये कुछ पॉइंट्स थे जो बहुत अहम है, आपको लिखने के लिए ज़रूरी है। अब मैं आपको लिखने का इसका तरीका सिखाता हूँ। लिखने के लिए सबसे पहले आप चैप्टर 3 के ऊपर हेडिंग डालेंगे, और ये आमतौर पर चैप्टर 3 जो है ये आप लेफ्ट अलाइन करते हैं, लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। मटेरियल एंड मेथड राइट लाइन करते हैं, उसकी निचली लाइन में लिखेंगे। इनको चाहे तो इसके ऊपर और नीचे एक एक लाइन लगा दें, ज़्यादा खूबसूरत लगती है। अब सबसे पहली लाइन, जो कोई भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये लिखेंगे कि ये रिसर्च कब की है और किस जगह पर की है। हमारे केस में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो इस वक्त UF सब कैंपस बुरेवाला में उन्होंने रिसर्च की, और अभी स्प्रिंग 2021 चल रहा है तो उसमें उन्होंने जो रिसर्च की उसका हवाला देंगे। दूसरे नंबर पर रिसर्च के बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं कि उसमें क्या चीज़ टेस्ट की है, किस क्रॉप पे टेस्ट की है। तो यहाँ पर अगर कोई बच्चा केमिकल टेस्ट कर रहा है वो उस केमिकल का नाम लिखे और बताए कि किस क्रॉप पे मैंने उसको टेस्ट किया है। और साथ में नीचे लिखा है टू बूस्ट इट्स, उस किस लिए टेस्ट किया, उसका मकसद क्या था। क्या कि यील्ड बढ़ाना मकसद था, ग्रोथ बढ़ानी मकसद थी, या फ्रूट बढ़ाना मकसद था, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, तो वो उसको मेंशन करेगा। अगली लाइन में फिर उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें कि आपकी टोटल ट्रीटमेंट्स कितनी थी, रेप्लिकेशंस कितनी थी, और डिज़ाइन आपने कौन सा लगाया। तो ये आपका सुपरवाइजर आपको हेल्प कर देगा इसमें, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बताएं कि कितनी ट्रीटमेंट्स थी, कितनी बार एप्लीकेट की हैं, कौन से लेआउट में हमने एक्सपेरिमेंट लगाया। आखिरी लाइन जो आपने लिखनी है इसमें वो ये है कि एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स अब नीचे 1 बाय 1 मैं डिटेल में बयान कर रहा हूँ। ये जो पहला पैरा मैंने भी आपके सामने 4 लाइनों का या 5 का लिखा है, इसमें जो बातें मेंशन की हैं ये जनरल हमने डिस्कशन की है। जस्ट अभी तमहीद बन दिया है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट इस तरह का किया है, कब किया है और उसकी क्या डिटेल्स थी वो अभी नीचे डिटेल में आएंगी। ऊपर सिर्फ हमने एक छोटा सा समरी उसकी बयान की है। अब नीचे सबसे पहली हेडिंग, जैसे कि मैं अब ये सैंपल के तौर पे मैं एक केस लेकर चल रहा हूँ, ये किसी की रिसर्च का हिस्सा नहीं है, जस्ट वैसे ही एक सैंपल है। तो ओकरा कल्टीवेशन पे बात की कि भिंडी कैसे लगाई, उसने उसका फर्क कर लिया, भिंडी पे काम था तो उसने ये बताया कि कैसे लगाई। अब उसकी हेडिंग डाली सबसे पहले 3.2.1, ठीक है। वैसे यहाँ पर अब हेडिंग 3.1 बनती थी, मैंने 2.1 इसलिए लगाया कि वो पीछे मटेरियल मेथड में वो चल रहा था, यहाँ पर एक्चुअली 3.1 ही होना चाहिए था, ठीक है। मैं इसलिए 3.2.1 यहाँ पे लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर मटेरियल्स की हेडिंग पहले आनी है, फिर उसके बाद मेथड आ रहा है। लेकिन मैं अभी क्योंकि सिर्फ मेथड लिखना सिखा रहा हूँ इसलिए सिर्फ मेथड की बात ही कर रहा हूँ। मटेरियल्स मैं एज्यूम करता हूँ कि इन दोनों लाइनों के बीच में आप मटेरियल डाल देंगे, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात, ओकरा कल्टीवेशन में ये ओकरा की ये पहली लाइन तो लिखी थी कि ओकरा लगाई किस तरह लगाई है, खेलियों पे लगाई है, कितने फासले पे लगाई है और कब लगाई है, ये देख लें, ये पहली लाइन पढ़ लें गौर से। इसी तरीके से आपने अपनी रिसर्च में ये लाइन लिखनी है। दूसरी है कि फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल और बताएं कि कितने आपके ट्रीटमेंट्स थी, कितने आपके प्लॉट्स थे, कितनी आपकी फरोज थी, कितने पौधे थे, वगैरह वगैरह, ये देख लें। इसको इस तरीके से ही आपने लिखना है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट की एक टर्म इस्तेमाल हुई है इसमें। एक्सपेरिमेंटल यूनिट आमतौर पे कहते हैं कि वो एक ट्रीटमेंट जो एक बार रिपीट होती है एक एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। आसान अल्फाज में बता रहा हूँ।
आमतौर पे एक एक्सपेरिमेंट को आप मल्टीपल टाइम लगाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं चीज़ों को। तो जैसे अब एक बच्चे की फर्ज करें अगर 5 ट्रीटमेंट्स हैं, उसने 3 बार रेप्लिकेट किया तो उसकी 15 ट्रीटमेंट्स बन जाएंगी। लेकिन उसका एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो है वो 15 बनेंगे टोटल, क्योंकि हर एक ट्रीटमेंट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहलाएगा। यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल हुई है फिग वन, अगर आप देखें तो अब सब बच्चे अपना एक लेआउट अपने रिसर्च में लगाएंगे। उसमें बताएंगे कि हमारे पास कितनी खेलियां थी, किस रुख पे बनी हुई थी, उसमें वाटर चैनल कैसे चल रहा था, उसके अंदर हमारे पौधे कैसे लगे थे, कितनी विड्थ थी खेली की, वगैरह वगैरह। इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर डिटेल में एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा कि आपने किस तरह इसको एक्सेल में बनाना है। उसके बाद फिर ये डिटेल देने के बाद, वैसे ये फिग लगानी ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ, लेआउट लगाना ज़रूरी नहीं है एक्सपेरिमेंट का, लेकिन बेहतर है अगर आप अपना लेआउट मेंशन कर दें, उससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं आपको भी और समझने वाले को भी, जिसको आप बता रहे हैं, पढ़ने वाले को। आखिर में बात लिखी है, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस वर कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशंस। अगर तो आपका काम इंटरकल्चरल ऑपरेशंस पर नहीं है तो फिर आप ये लाइन ऐसे लिख देंगे। लेकिन अगर आपने जब सोइंग कर रहे थे उसी वक्त कोई ट्रीटमेंट अप्लाई की है, जैसे कुछ बच्चों का काम होता है कि फर्टिलाइजर की डोजेस पे उन्होंने कोई रिसर्च की है, या कोई उन्होंने कोई खेली पे लगाया या फ्लैट बेड पे लगाई है, तो फिर वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि प्लांट्स वर सोन अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट, और फिर ट्रीटमेंट का एक टेबल नीचे आएगा, वो मैं आगे आगे आपको बताता हूँ। तो ये आपने जनरल ओकरा कल्टीवेशन के हवाले से बातें लिखी, इंटरकल्चरल कैसे किया, पौधे कैसे लगाए, कब लगाए, वगैरह वगैरह, इस तरीके से आप डिटेल अपनी मेंशन करेंगे। अगली हेडिंग क्या है, सोल्यूशन प्रिपरेशन। अब आप उस भिंडी के ऊपर कुछ स्प्रे करने के लिए जो सोल्यूशन बनाने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो अब यहाँ पर आइए फर्ज कर लेते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, जस्ट मैंने जैसे पहले बताया कि मैंने ये वैसी सिर्फ लिखी है आपको समझाने के लिए। तो आइए का जी सोल्यूशन वो इस्तेमाल कर रहा है, और वो कितना कर रहा है जी, वो 1000 ppm का कर रहा है सोल्यूशन, और वो उसने पहले स्टॉक सोल्यूशन बनाया है, और स्टॉक सोल्यूशन बना के उसको उसने 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर कर दिया। इसके बाद फिर आगे वो बता रहा है कि वर्किंग सोल्यूशन मैंने बनाया 250 ml का, और वो कैसे बनाया, इस फार्मूले के तहत बनाया। ये फार्मूला क्या कहता है ये आपको मैं बता चुका हूँ, बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, वो अच्छी तरह समझते हैं इसको। और मैंने इसकी 4 कंसंट्रेशंस बनाई अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पर देखें, मैंने एक्सपेरिमेंट की ट्रीटमेंट्स डिटेल में नहीं बताई, मैंने सिर्फ बस वो एक टेबल दे दिया जिसमें T1 से T5 तक डाटा लिख दिया, उसमें बताया कि मेरी ये ट्रीटमेंट्स हैं 50, 100, 150, 200, और बस ये बताया कि ये इस तरीके से मैंने ये अपने सॉल्यूशंस बना लिए 250 ml के, दैट्स इट। यहाँ पर एक चीज़ और जो बतानी ज़रूरी है वो ये कि बच्चों, टेबल में हमेशा टेबल नंबर ऊपर होता है, और फिगर में या ग्राफ में हमेशा उसका टाइटल नीचे होता है। दूसरे नंबर पर यह भी देखें कि टेबल में जो नंबर लग रहा है वो लग रहा है 3.1, क्योंकि ये पहला टेबल है तीसरे चैप्टर का, और फिगर में भी जो नंबर लग रहा है वो 3.1 ही है, क्योंकि ये पहली फिगर है तीसरे चैप्टर की। कोई बच्चा ये ना करे कि टेबल को 3.1 कर रहा है और फिगर को 3.2 कर रहा है, नहीं, ये दोनों अलग अलग, इनके अलग अलग ही, जब आप ये थीसिस लिखेंगे तो उसके अंदर अलग अलग इनके लिस्ट ऑफ टेबल और लिस्ट ऑफ फिगर अलग अलग होगी। तो आपको इसमें ये नंबर अलग अलग ही चलाने चाहिए इन दोनों के। आगे है फुल ईयर एप्लीकेशन, डिटेल में बताएंगे कैसे आपने किया जी, मैंने किस तरह उनको बॉटल्स में स्टोर किया, मैंने कैसे उसको पौधों पे स्प्रे किया, और कितने टाइम पर मैंने किया, किस डेट को किया, ये सब बातें आप उसमें मेंशन करेंगे। मैंने सैंपल के तौर पे जस्ट एक आपको दिखाने के लिए एक बात लिख दी है। आगे फिर डिटेल में पैरामीटर स्टडी की बात आ जाएगी, पैरामीटर आप कौन सा स्टडी कर रहे हैं वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ कि वो आपने कैसे करने हैं। पैरामीटर जो हैं ये बहुत अहम है किसी भी रिसर्च के अंदर। अच्छे पैरामीटर अगर ना लिए हों तो वो रिसर्च जो है वो किसी काम की नहीं है। तो इसलिए अच्छे पैरामीटर लेना बहुत अहम बात है, और उसको बहुत ध्यान से सुनना है। इसमें एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए जो फील्ड में इस वक्त या प्लांट्स के साथ रिसर्च कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों, अगर आपने ये पौधे को लगाना है या बीज से लगाया है, तो डेफिनेटली जब पौधा ज़मीन में बीज से लगता है तो कुछ पैरामीटर उसके उगने के बाद के हैं जो आप सीड सोइंग के फ़ौरन बाद ले सकते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, लिस्ट दी है। उसके बाद पौधा थोड़ा बड़ा होता है, उसके पत्ते शत्ते निकल आते हैं, वेजिटेटिव स्टेज स्टार्ट होती है, उसमें कुछ पैरामीटर आप ले सकते हैं। उसके बाद फिर वो फूल शूल निकालता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज स्टार्ट होती है, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो आप ले सकते हैं। ये मैंने जस्ट मोटे मोटे पैरामीटर लिखे हैं, इसके अलावा भी बेशबहा पैरामीटर है जो हर कह लें कि स्टेज के ऊपर लिए जा सकते हैं।
फिर हार्वेस्टिंग होती है, आप उस फूल से फल बनता है, आप उस फल को हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जो लिए जा सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद फिर जब वो फल है डेफिनेटली उसमें कुछ सीड होगा, अगर तो वो फल है जैसे भिंडी है उसका फल होता है, उसके अंदर बीज भी होते हैं, या कोई और इस तरह की चीज़ है। तो पोस्ट हार्वेस्ट के पैरामीटर लिए जा सकते हैं, कितनी देर वो जिंदा रहा, कितनी देर वो ठीक रहा, वगैरह वगैरह। और अगर पोस्ट हार्वेस्ट के आगे देखें तो डेफिनेटली फल से बीज निकलेगा, और बीज से फिर आगे ये सीड उसको अगर दोबारा बो दे जमीन में, तो ये साइकिल फिर से ऐसे ही चल पड़ता है। तो मेरे सुपरवाइजर जब मुझे पढ़ाया करते थे वो कहते थे सीड टू सीड साइकिल। ये सीड टू सीड साइकिल हर पौधे में होता है। ये बीज से उसकी कहानी शुरू होती है और बीज पे ही जाकर उसकी खत्म हो जाती है। तो आपने ये पैरामीटर अब इसमें से कौन से लेने हैं, ये एक कहानी है। अगर आप इस लिस्ट को देखें गौर से, तो ये एक अच्छी खासी बड़ी लिस्ट है। सवाल ये है कि सर मैं इसमें से कौन सा पैरामीटर लूं और कौन सा इसमें से छोड़ूं, अच्छा पैरामीटर मेरे लिए कौन सा होगा। उसके लिए एक मोटी सी साइंस समझ लें कि जब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करें, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर कि ये टीका लगा रहा है, टीके का मतलब है कि यहाँ पर ट्रीटमेंट डाल रहा है, ये प्राइमिंग कर रहा है बीज की, बीज को पानी में डुबो के रखा है इसने, और उसके बाद इसने ज़मीन में इनको लगा दिया। अब डेफिनेटली जब वो ट्रीटमेंट अप्लाई होगी तो इफेक्ट उसके बाद आएगा, ठीक है। तो वो सीड सोइंग, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और हार्वेस्टिंग के तमाम पैरामीटर ले सकता है। इसी तरह एक बच्चा जो पत्तों पे स्प्रे करता है, और ये बड़ा अहम है, ये जरा गौर से सुन ला, कुछ बच्चों की मेरी रिसर्च इसके ऊपर है कि वो पौधे को जमीन में लगाते हैं पहले, उसके बाद जब वो पौधा जमीन से निकल आता है तो फिर उसके पत्तों पे स्प्रे करते हैं। तो उस स्प्रे का असर बाद में स्टार्ट होगा। तो बाद में स्टार्ट होगा का क्या मतलब है कि सीड सोइंग वाले पैरामीटर का आपको कोई फायदा नहीं है। कुछ बच्चे वो भी ले रहे होते हैं, उनका आपको कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि वो तो आपने भी स्प्रे ही नहीं किया उसके ऊपर। तो आपका काम शुरू होना है वेजिटेटिव से, रिप्रोडक्टिव से, हार्वेस्टिंग से। आप इन ये पैरामीटर लें, ज़्यादा बेहतर है, सीड सोइंग वाले आपको ज़रूरत नहीं है। इसी तरह कुछ बच्चे हैं जो फूल के वक्त, जब फूल निकलते हैं उस वक्त स्प्रे करते हैं, उनका असर जो है हो सकता है वो हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट, इवन वो सीड सोइंग तक जा सकता है। अब सीड सोइंग का क्या मतलब है? सीड सोइंग का मतलब ये है कि वो चीज़ें जो आपने फल उसका हार्वेस्ट किया, उस फल में से बीज निकला, उस बीज को कहते हैं हार्वेस्टेड सीड क्वालिटी। मतलब वो जो आपने हार्वेस्ट किया बीज, उसकी क्या क्वालिटी थी। तो वही सारे पैरामीटर जो मैं पहले बता के हटा हूँ वो आप उसमें ले सकते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे पोस्ट हार्वेस्ट पे काम करते हैं और वो पौधा जमीन में लगाते ही नहीं है। वो फर्ज करें मंडी से फ्रूट ले आते हैं, मार्केट से फ्रूट ले लेते हैं, मैंगो है, एप्पल है, या कोई और फ्रूट है, वो बाजार से लेकर आते हैं, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। तो उनको फिर ये वाले पैरामीटर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये साइकिल उनके लिए नहीं है। उनके लिए जस्ट फिर पोस्ट हार्वेस्ट वाले पैरामीटर होंगे, क्योंकि वो इस साइकिल को फॉलो ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो मंडी से फ्रूट लिया, ठीक है ना। तो वो आगे उस, हाँ ये जरूर कर सकते हैं कि वो हार्वेस्टेड सीड क्वालिटी, लेकिन वो सीड क्वालिटी पे भी इतना असर नहीं होगा उनके जो उसने ट्रीटमेंट अप्लाई किया है, वो पोस्ट हार्वेस्ट की सिर्फ फ्रूट के ऊपर असर होता है। तो ये जरा देख लेना। अब जब आपने ये साइंस समझ ली है, आपको पता चल गया, तो सबसे पहले तो ये कि आप वो पैरामीटर अकॉर्डिंग टू योर ट्रीटमेंट सेलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ आपके सामने कुछ पैरामीटर लिखे हैं। इन पैरामीटर को आप ग्रुप्स में डिवाइड कर लें कि यार मेरे ये 4 ग्रुप्स हैं जिनके मैं पैरामीटर ये लेना चाहता हूँ या मैंने ले लिए हैं, ठीक है। अब उनको लिखना कैसे है, ये मैं जस्ट कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि पैरामीटर लिखने कैसे हैं। तो उसमें देखें हेडिंग डाली 3.2.2 की, और ये हेडिंग का नंबर वेरी कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 3.2.2 ही लेना है। ये जस्ट एग्जांपल के लिए आपको ये दिया है, आपकी नंबर ऑफ हेडिंग्स की बेसिस पे उसका नंबर बदलेगा। तो उसमें देखें सबसे पहले सीडलिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स की हेडिंग डाली, और उसमें फिर आगे नीचे जर्मिनेशन की हेडिंग डाली। और जर्मिनेशन की हेडिंग देखें तो वो सीडलिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर है, क्योंकि वो जो इधर आप देखें साइड पर ग्रीन कलर के जो हमने पैरामीटर लिखे थे ये रहे, इसमें सीडलिंग क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के अंदर ये सारे पैरामीटर आते हैं। तो इसमें से ये इसकी नंबर देखें 3.2.2.1 है, और इसका है 3.2.2.1.1। तो ये एक्चुअली इसके अंदर फॉल कर रहा है, ठीक है। अब ये जो ऊपर मैंने इसके बातें लिखी हैं, ये जो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाली येलो कलर में, ये लिखनी ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी डिटेल है जो तमाम पैरामीटर्स के लिए सेम है, और बजाय इसके कि वो बार बार बताई जाए, बार बार उसको लिखा जाए, आप एक बार शुरू में बता दें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई डिटेल नहीं है तो फिर ये लिखनी ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट ये वाली हेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं।
जर्मिनेशन परसेंटेज में देखें क्या लिखा है जी, फलां किस तरह कैलकुलेट की गई है, ये फार्मूला था और वगैरह वगैरह इस तरीके से। फिर अगला पैरामीटर आ गया, देखें उसकी हेडिंग कैसे डली है, वो भी इसी के अंदर ही है इसलिए, और उसके अंदर मैंने क्या लिखा है। और उसके इसी तरीके से आप बाकी पैरामीटर कंप्लीट करेंगे, फिर आगे मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट की हेडिंग डालेंगे, और मॉर्फोलॉजिकल का नंबर, क्योंकि ये एक नया सेक्शन शुरू हुआ तो उसका नंबर देखें चेंज हो गया, और ये 3.2.2.2 था, 2.1 था, ये 3.2.2.2 हो गया, ठीक हो गया। और यहाँ पर अब ये तमाम बातों को कन्फ्यूजन से बचाने के लिए मैंने आपके लिए एक समरी छोटी सी तैयार की है। दो तीन चीज़ें आपने जहन में रखनी है। नंबर वन, प्रॉपर नंबरिंग। जब आप अपने पैरामीटर को अरेंज कर लेंगे, आपको पता हो आपके पास 10 पैरामीटर हैं, आपके पास 5 हैं, आपके पास 7 हैं, उनको प्रॉपर नंबरिंग के तहत लिखें ताकि आपको याद रहे कि किस हेडिंग को किसके नीचे लिखना है। उसकी नंबरिंग लाजमी चेक करनी है, ये अक्सर बच्चे गलती करते हैं। नंबर टू, जब कोई पैरामीटर लिख रहे हैं उसकी हेडिंग आपने डाल दी, उसमें क्या चीज़ लिखनी ज़रूरी है? उसमें तीन चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। नंबर वन, फ्रॉम हाउ मैनी प्लांट्स, आपने कितने पौधों से डाटा लिया है। अब जर्मिनेशन वाले केस में मैंने पौधे नहीं बताए, मैंने कोई बात ही नहीं की जर्मिनेशन वाले केस में। क्यों? क्योंकि ये सारे पौधों से डाटा लिया था, इसलिए इसमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर आप रूट लेंथ की बात देखें तो रूट लेंथ में बाकायदा बताया है कि 5 सीडलिंग से डाटा लिया है। बैटरी प्लेट में हो सकता है 25 पौधे लगे हों, अब 25 का डाटा नहीं आप लेंगे, आप उसमें से सैंपल लेंगे सिर्फ 5 का, 10 का, 7 का, 3 का, ठीक है। तो पहला सवाल, कितने पौधों से आपने ये डाटा कलेक्ट किया। नंबर टू, किस तरीके से किया, आपने कौन सा टूल इस्तेमाल किया, आपने कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल किया, आपने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया। तो ये दोनों में करेक्ट है। आप देखें यहाँ पे जर्मिनेशन में फार्मूला लगा था, वो फार्मूला लिख दिया। यहाँ पे मैंने बताया है कि प्लास्टिक रूलर इस्तेमाल किया है, उसकी मदद से मैंने ये लेंथ मेजर की है। अब इसमें इतनी बारीकी में जाने की जरूरत नहीं है कि सर ये लेंथ आपने ली कैसे है, वो प्लास्टिक रूलर पड़ा कैसे है। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, सबको ही पता है कि प्लास्टिक रूलर कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई टेक्निकल टूल है, अगर कोई मुश्किल चीज़ है, फिर उसकी डिटेल भी बतानी है कि ये इस्तेमाल कैसे किया है। और आखिरी बात जो इसमें आपने मेंशन करनी है, डेट इज इन विच यूनिट, आपने उसको रिकॉर्ड किस यूनिट में किया है। और ये बहुत अहम बात है। मैं अगर आप इसको गौर से देखें तो मैंने बाकायदा यूनिट मेंशन किया है हेडिंग के अंदर। जर्मिनेशन के आगे परसेंटेज लिखा है, रूट लेंथ के आगे सेंटीमीटर लिखा है। क्यों? सिर्फ आपको ये चीज़ बताने के लिए कि ये बहुत अहम चीज़ है। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, प्लांट हाइट लिखी हुई है 2.5, अब 2.5 का क्या मतलब है, ये 2.5 फीट है या 2.5 सेंटीमीटर है, कोई पता नहीं है। तो जब तक आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे या आपको खुद भी यूनिट नहीं पता होगा तो काम ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन किया है कि यहाँ पर तो अंडरस्टूड था 100 से मल्टीप्लाई हो गया, ये परसेंटेज लिखा आ गया तो ये परसेंटेज में है सारी चीज़ें। यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर ऊपर लिखा है और नीचे क्या लिखा है, एंड एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर, उसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस किया जो भी मेरे पास यूनिट आया। इसी तरीके से आप तमाम पैरामीटर लिखेंगे और अपनी ये पैरामीटर वाली हेडिंग को कंप्लीट करेंगे। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन जो है ये आप अपने सुपरवाइज़र से कंसल्ट करें। और यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये नोट लिखा है, इसको पढ़ लें, अगर नहीं समझ आता मैं उर्दू में बता देता हूँ। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन का फैसला तब होता है जब आप रिसर्च अभी आपने लगानी होती है। बच्चे क्या करते हैं, फील्ड में रिसर्च लगा के जब डाटे को फाइनल रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर आते हैं सर इसको एनालिसिस कौन से होंगे। तो एक्चुअली उस वक्त एनालिसिस नहीं होते। स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन तो फील्ड में लगता है, फील्ड में उसकी अरेंजमेंट में डिफरेंस है, सीआरडी का अरेंजमेंट कुछ और है, आरसीबीडी की अरेंजमेंट कुछ और है। तो इसमें आप अपने सुपरवाइजर से मशवरा करें कि वो आपको गाइड करे कि कौन सा डिज़ाइन फील्ड में लगेगा, और उसके लिहाज से फिर आप अपने स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन लगाएंगे। यहाँ पर अभी ये मौका नहीं है कि मैं स्टैट की बातें ज़्यादा डिटेल में करूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता दूं कि तीन तरह के मोटे मोटे वेज हैं जिसके अंदर आप अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, उसमें मीन निकाल सकते हैं, एवरेज ले सकते हैं, और आप अक्सर लेते हैं इन चीज़ों को। तो ये सर्वे एनालिसिस वाले अक्सर बच्चे यही काम करते हैं, वो मीन लेकर बताते हैं जी एवरेज रिस्पॉन्स इतने परसेंट ने हाँ कहा, इतने परसेंट ने ना कहा, वगैरह वगैरह। दूसरा है एनोवा, और ये बहुत अहम है, ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे। एनोवा, एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक्स, जितनी भी हैं फिशर एनालिसिस ऑफ वेरियस टेक्निक्स, वो आप इस्तेमाल करते हैं फील्ड ट्रायल्स में, और ये बहुत अहम है। तीसरा है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी इस्तेमाल होती हैं। इसमें प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस या एसएलआर एमएलआर ये सारी इस्तेमाल होती हैं, वो अभी बहस का मौजू नहीं है। तो इसमें एनोवा और सीआरडी आरसीबीडी ये अभी आपके रिलेटेड ज़्यादा अहम है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये मैं फिर बता दूं कि इसमें आपके सुपरवाइज़र
कि कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। आप खुद से फैसला करने के बजाय अपने सुपरवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें कि आपका आपका कौन सा डिज़ाइन होगा स्टैट का। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए जो फील्ड में ट्रायल कर रहे हैं या पॉट्स में ट्रायल कर रहे हैं। बेटा अगर तो फील्ड में आपने ज़मीन में पौधे लगाए हैं तो फिर वहाँ पर कंडीशंस अनकंट्रोलेबल हैं, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, कहीं पर ज़मीन ज़्यादा नरम है, कहीं पर ज़्यादा सख्त है, कहीं पर पत्थर ज़्यादा है, कहीं पे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं फील्ड में और वो कंट्रोलेबल नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में आप RCBD ज़्यादा सूटेबल डिज़ाइन है आपके लिए, आप ये इस्तेमाल करें। अगर आप पॉट्स में ट्रायल लगा रहे हैं वो चाहे फील्ड में ही पड़ा है, लेकिन अगर आप समझते हैं कि मेरे सारे पॉट एक जैसे थे और मैंने सबका ध्यान रखा है और सब पौधों को मैंने एक जैसा पानी लगाया है और कोशिश की है कि किसी पौधे के साथ ज्यादती ना हो, तो फिर आप CRD डिजाइन लगाएं। ग्रीन हाउस ट्रायल में भी CRD ज्यादा लगता है, लेबोरेटरी ट्रायल्स में भी CRD लगता है, ग्रोथ चैम्बर में भी CRD लगता है। लेकिन फिर वही बात के ये डिपेंड करेगा, बाज दफा RCBD में शिफ्ट होना पड़ता है, वो आपका सुपरवाइजर आपको गाइड करेगा किस तरीके से आपने इसको लेकर चलना है। ये जितने मैंने अभी डिज़ाइन लिखे CRD RCBD, ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि आपके रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट हुए कि नहीं, यानी जो आपने एक्सपेरिमेंट लगाया था क्या वाकई इसका फ़ायदा भी हुआ कि नहीं। अब फर्ज कर लेते हैं आपके रिजल्ट्स जो है वो सिग्निफिकेंट आ गए और वाकई आपकी ट्रीटमेंट्स में फ़र्क है, तो उस केस में फिर हम एक और एनालिसिस करवाते हैं बच्चों को, विच इज़ कॉल्ड पोस्ट हॉक एनालिसिस, ताकि उनमें हमें पता चले कि कितना फ़र्क है। या ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में एक टीचर आता है और वो कहता है कि इस क्लास की ये तमाम क्लास जो है, जो यहाँ पे बैठी हुई है मेरे पास, ये सबके नंबर एक जैसे हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सारों के नंबर एक जैसे हैं, अब वो या तो सारे पास होंगे या सारे फेल होंगे, ऐसे ही है। लेकिन अगर वो कहता है नहीं, इस क्लास में नंबर एक जैसे नहीं है, बहुत फर्क है, तो आप डेफिनेटली कुछ पास कुछ फेल, किसी का A ग्रेड, किसी का B, किसी का C, तो फिर आपके जहन में ये सवाल उठता है कि यार कौन अव्वल आया है या कौन फेल हुआ है या कौन B ग्रेड में है या मेरा कौन सा ग्रेड है, वगैरह वगैरह। तो पोस्ट हॉक एनालिसिस भी बिल्कुल इसी तरह की एक चीज है। पोस्ट हॉक एनालिसिस फिर आपको आपकी एग्जैक्ट पोजीशन वाजे करता है कि आपकी कौन सी पोजीशन है इसमें, आप वो ट्रीटमेंट की कौन सी पोजीशन थी उस डिजाइन के अंदर। तो पोस्ट हॉक एनालिसिस में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो 3 तरह के डिजाइन है जो हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, LSD है, टकी HSD है, या DMR टेस्ट है। मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा टकी टेस्ट इस्तेमाल करवाता हूँ। बाकी आप सुपरवाइजर से कंसल्ट करें, वो आपको बताएगा कौन सा टेस्ट आपने इस्तेमाल करना है। ये एक सैम्पल पैरा मैंने लिखकर दिखाया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का। जैसे मैंने पहले बताया कि ये सुपरवाइजर आपको गाइड करता है और वो बताता है, हो सकता है वो आपको सैंपल ही दे दे पूरा कि यार ये एक पैराग्राफ है, इसी तरह ही आपने इसको लिखना है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो सबके लिए एक जैसी हैं। पहली लाइन ऑलमोस्ट सब बच्चे वैसे ही लिखते हैं, ऑल पैरामीटर्स वर रिकॉर्डेड यूजिंग स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स। और स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स से क्या मुराद होती है कि हमने रेप्लिकेशन लगाई है, हमने रैंडमाइजेशन की है, वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर आगे, अगर तो आपने नोवा इस्तेमाल किया है तो फिर आप ये लाइन लिखेंगे, फिशर एनालिसिस वेरिएंस टेक्निक एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाज यूज्ड टू टेस्ट डिफरेंसेस इन एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट फॉर ईच पैरामीटर। अब यहाँ पे 5% लेवल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। अगर एग्रीकल्चर में आमतौर पर 5% ही इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आपका सुपरवाइजर आपको 10% या 1% कहता है तो फिर आप वो यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह फिर आगे, इन केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स, मैंने अपने स्टूडेंट को टकी टेस्ट लगवाया था, अगर कोई LSD लगाता है तो LSD लिख देगा, DMR लगाता है तो DMR लिखेगा, और हवाला भी फिर उसी हवाले से बदल जाएगा। ये मैंने नीचे अब्दी एंड विलियम का जो हवाला दिया है, ये टकी टेस्ट के लिए दिया है, DMR के लिए आप इसको कट कर देंगे। ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है सिर्फ जो इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं और टकी टेस्ट लगा रहे हैं, वो इसको एज सच कॉपी कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों ये तमाम इतनी बड़ी बहस करने का एंड पर ये एक समरी मैंने बनाई है छोटी सी, इसको ज़रा पढ़ लेना, बेशक इसको अपने जहन में रखो या इसका प्रिंट ले लो। जब भी आप ये लिख रहे हो तो ये आपने पॉइंट्स जहन में रखने हैं जब भी आपने मटेरियल मेथड लिखना है। और अगर फिर भी कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, मैं किसी का जवाब नहीं दे सका या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, तो आप कमेंट में लिख दें, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। थैंक यू वेरी मच।